हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे चैनल संजय स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजय कुमार और आज फिर से उपस्थित हुआ हूं आपके सामने एक नए टॉपिक, नए कंटेंट के साथ। दोस्तों, आज का जो हमारा कंटेंट है वो है इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जैसे टीजीटी साइंस में भी और पीजीटी फिजिक्स में भी। दोस्तों, क्लास 11th के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, और बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, इनके बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम के लिए। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि इलास्टिसिटी हम किसे कहते हैं। अगर हम इलास्टिसिटी की बात करें तो इलास्टिक आपने पढ़ा होगा कि भाई नॉर्मल सी एक भाषा है इलास्टिक। इलास्टिक जो है घरों में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। जैसे कि जो आजकल लोवर आते हैं उस लोवर में इलास्टिक का यूज किया जा रहा है। लोवर सभी मैक्सिमम यूज करते हैं, ठीक है, उसमें इलास्टिक लगी होती है। तो वो इलास्टिक जो वर्ड है वो किससे बना है? इलास्टिसिटी से। यानी कि जो उसके अंदर एक बैंड लगा हुआ है, उस बैंड के अंदर जो है इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हम उसको इलास्टिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप गर्ल्स जो भी वीडियो देख रही हैं वो गर्ल्स अपने बालों के अंदर एक रबड़ बैंड जो है वो यूज करती हैं। तो रबड़ बैंड जो है उसके अंदर भी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, तो इसलिए उसको भी हम रबड़ बैंड को इलास्टिक कह सकते हैं। ठीक है, वो भी इसका एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से आपने ऐसी बहुत सारी वस्तुएं देखी होंगी जिस पर हम कोई फोर्स लगाएं, और फोर्स लगाने पर वो अब जैसे ही फोर्स लगाते हैं उसकी आकृति और शेप में चेंजिंग हो जाती है, यानी कि परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जैसे ही उस फोर्स को हम हटाते हैं उस पर से, तो वो फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी रखती है वस्तु, उसी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। यानी कि इसका मतलब ये है कि इलास्टिसिटी जो है एक प्रकार की क्या है, ये प्रॉपर्टी है। तो हम कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी वस्तु की क्या है? प्रॉपर्टी है, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, यानी कि बॉडी, किसी बॉडी की क्या है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस प्रकार से हम इलास्टिसिटी की डेफिनेशन दे सकते हैं। और डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि जब हम किसी बॉडी पर, किस पर? जब हम किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि कोई बाह्य बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं? कोई बाह्य बल लगाते हैं, तो उस वस्तु की यानी कि उस बॉडी की शेप और साइज में चेंजिंग हो जाती है, यानी कि उसकी आकार और आकृति में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। और जैसे ही उस एक्सटर्नल फोर्स को यानी कि जो बाह्य बल हमने लगाया उस बॉडी पर, उसको हटा देते हैं, जैसे ही उसको हम हटाते हैं तो बॉडी जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है, यानी कि जैसी पोजीशन थी उसकी वैसी की वैसी पोजीशन उसकी बन जाती है। जैसे हम रबड़ को खींचते हैं तो रबड़ को खींचने पर उसकी आकार में चेंजिंग हो गई, ठीक है। जैसे ही हमने इस फोर्स को हटाया तो रबड़ जैसी थी वैसी की वैसी हो जाती है। तो जिस बॉडी के अंदर भी ये प्रॉपर्टी होती है, उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। लेकिन इस प्रकार जिस बॉडी पर हम ये एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, इस फोर्स को हम कहते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि ये फोर्स जो है उसकी आकार और आकृति में परिवर्तन करने की जो है एक प्रॉपर्टी रखता है। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स हमने लगाया है एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी पर, उस एक्सटर्नल फोर्स को हम डीफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, यानी कि विरूपक बल कहते हैं। लेकिन जो इलास्टिसिटी उस बॉडी की प्रॉपर्टी को कहते हैं, यानी कि उस गुण को कहते हैं जिसके कारण जो है वो वस्तु पर कोई फोर्स लगाया और उसकी आकार और आकृति में चेंजिंग हो गई, और जैसे ही हमने उस फोर्स को हटा दिया उसने पुनः अपनी अवस्था प्राप्त कर ली। तो ये जो प्रॉपर्टी है यानी कि चेंजिंग हुई और वो स्वयं अपनी आकृति को ग्रहण कर लेती है, यानी कि जो उसकी प्रारंभिक अवस्था होती है उसी में आ जाती है, स्वयं आ जाती है, ठीक है। नहीं अपना आप उसको लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार की जो बॉडी की प्रॉपर्टी होती है उसी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं, यानी कि प्रत्यास्थता हम कहते हैं। दोस्तों, जैसे एक एग्जाम्पल हम समझते हैं, ये मेरे पास जो है पेन का ये रिफिल है, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको इस प्रकार से। इस रिफिल पर अगर मैं यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं, ठीक है, ये मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और फोर्स लगा के देखो इसकी आकृति में यानी कि इसकी जो स्थिति पोजीशन में चेंजिंग आ गई। तो इसकी पोजीशन ये थी और जैसे ही मैंने फोर्स लगाया तो इसकी चेंजिंग हो गई, और जैसे ही इस फोर्स को हटाया तो देखो इसने अपने आप ही अपनी पोजीशन प्राप्त कर ली, ठीक है। इसी प्रकार से दोबारा देखो ये स्थिति हुई और फिर से मैंने ये फोर्स हटाया तो फिर से इसने अपनी पोजीशन को प्राप्त कर लिया, यानी कि जो इसकी प्रारंभिक पोजीशन थी उसी को इसने प्राप्त कर लिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है? तो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी, इसको हम कहेंगे इलास्टिसिटी, यानी कि प्रत्यास्थता। किसी भी बॉडी की जो इलास्टिसिटी है वो भी इसकी भी एक कोई सीमा होगी। अब इलास्टिसिटी का एक एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल किस प्रकार से, जैसे मान लिया कि जो बॉडी होती है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है।
अब मॉलिक्यूल के बीच में जो है वो क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लगा होता है, यानी जिसे हम कहते हैं अंतराण्विक बल। तो वो अंतराण्विक बल किस में सबसे ज़्यादा होता है, ठोसों में सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम जो है द्रव में होता है, और द्रव से भी बहुत ज़्यादा कम जो है वो होता है गैसों में। तो हम ठोसों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर हम ठोस की प्रॉपर्टी देखें तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा यानी कि इस प्रकार से जकड़े हुए हैं। अब हमने अभी बात करी आपसे कि जो इलास्टिसिटी है इसकी भी क्या होती है, एक सीमा होती है, यानी कि इलास्टिसिटी की भी सीमा है, मतलब प्रत्यास्थता की भी एक सीमा, लिमिटेशन होती है। किस प्रकार से कि भाई ये जो मॉलिक्यूल है ऐसा करके जकड़े हुए हैं ठोस में, और मैं एक इधर से बल लगा रहा हूँ, एक इधर से बल लगा रहा हूँ। जैसे मान लिया कि कोई ठोस पदार्थ है, उसके अंदर मॉलिक्यूल जो है वो इस प्रकार से जकड़े हुए हैं, ठीक है। ये इधर की ओर फोर्स लगा रहा है और ये इधर की ओर फोर्स लगा रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस मॉलिक्यूल को पकड़ा और इधर की फोर्स लगाया यहाँ से, और यहाँ से पकड़ा और इधर की ओर फोर्स लगा दिया। एक फोर्स ये लग गया और एक फोर्स ये लग गया, ठीक है। अब जैसे कम फोर्स अगर ये होगा तो ये भी फोर्स लगाएगा इसके अपोजिट में, तो ये एक दूसरे से ऐसा करके जकड़े रहेंगे, ठीक है। फिर मैंने फोर्स को बढ़ाया, फिर जकड़े रहेंगे, फिर फोर्स को बढ़ाया, फिर ये जकड़े रहेंगे। लेकिन कब तक जकड़े रहेंगे एक दूसरे को, कब तक पकड़े रहेंगे एक दूसरे को, ठीक है, या कब तक एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। भाई इनकी भी तो एक्सटर्नल फोर्स को सहन करने की क्षमता होगी। जहाँ तक इनकी क्षमता है वहाँ तक तो ये इस प्रकार से एक दूसरे को पकड़े रहेंगे, लेकिन जैसे ही इनकी क्षमता से ज़्यादा फोर्स हो जाएगा, ठीक है नहीं, जितना ये फोर्स झेल सकते थे उससे ज़्यादा अगर फोर्स हो गया एक्सटर्नल, तो ये टूट जाएंगे इस प्रकार से। बात समझ आ गई या नहीं, ठीक है। तो जिस फोर्स पर यानी कि जहाँ पर ये अलग हुए, ये इसकी सीमा होगी, यानी कि उसी को हम कहेंगे इलास्टिसिटी की सीमा, यानी कि प्रत्यास्थता की सीमा होगी। जैसे सपोज दैट एक तार की हम बात करें, तार को इस प्रकार से लटकाएं, उस पर वेट लटकाएं, और वेट लटकाने पर तार को देखेंगे कि तार थोड़ा सा खींचेगा, उसके आकार में, आकृति में चेंजिंग हो जाएगी, और वेट को हटाया तो फिर से अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेगा। फिर थोड़ा और वेट बढ़ा दिया हमने, तो वेट बढ़ाने पर हम देखेंगे फिर से तार खींचेगा, और जैसे ही वेट हटा देंगे तो तार अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर हमने वेट इतना अधिक कर दिया कि तार में इतना खिंचाव हो जाएगा कि तार ही टूट जाएगा, ठीक है नहीं, यह तार के अंदर इतना परिवर्तन हो गया कि अब अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो जिस सीमा के बाद ऐसा हुआ, यानी कि हमने जो फोर्स लगाते रहे, यानी कि वेट हम रखते रहे, और एक ऐसी सीमा आई जिस पे हल्का सा भी वेट ज़्यादा कर दिया तो तार क्या हो गया, टूट गया, ठीक है। तो ये जो अवस्था है, ये जो स्थिति है, यही इलास्टिसिटी की सीमा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इलास्टिसिटी की सीमा, यानी कि इलास्टिसिटी की लिमिट कहलाएगी वहाँ पर वो, कि भाई इलास्टिसिटी की ये लिमिट है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब देखो इलास्टिसिटी को समझने के लिए, यानी कि जो हम ये लिमिट की बात कर रहे हैं, इसको समझने के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसको जानना जरूरी है, यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन को समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। स्ट्रेस को तो भाई हम कहते हैं हिंदी में प्रतिबल, क्या कहते हैं, प्रतिबल, ठीक है। और इसको कहते हैं स्ट्रेन को हिंदी में, ठीक है, इसको कहते हैं विकृति, विकृति कहते हैं भाई इसको, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रतिबल स्ट्रेस को, और स्ट्रेन को कहते हैं विकृति। भाई स्ट्रेस की अगर हम बात करें प्रतिबल, तो देखो यहाँ पर देख रहे हैं प्रतिबल, यानी कि किसी के प्रति लगने वाला बल। किसके प्रति लगेगा बल, तो भाई ये जो बल लगता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल। तो किसके प्रति लग रहा है, नीचे जो है उसके प्रति लगता है फोर्स, यानी कि एरिया के प्रति, यानी कि क्षेत्रफल के प्रति लगने वाला बल ही क्या कहलाएगा, प्रतिबल कहलाता है, यानी कि स्ट्रेस कहलाता है। क्लियर है। अब ये कैसे लगता है, ये जो एरिया होता है ये कौन सा एरिया होता है, ये एरिया होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। कौन सा होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है भाई ये, ठीक है। अब ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कौन सा वाला है, इसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। अगर इसको हम देखें तो भाई इस प्रकार से हम देखें, एक बॉडी है इस प्रकार से, ठीक है, और कुछ इसकी जो साइज है वो कुछ इस प्रकार से है भाई, ये साइज है इसकी, इस बॉडी की। अब हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ये इसका एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, और एक एरिया यहाँ पर ये होगा इस प्रकार से ये, ठीक है। तो इसका ये वाला क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हम देखेंगे कि क्रॉस सेक्शन एरिया एक तो इसका ये है और एक इसका ये है। हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि F हम लगा रहे हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया हमने, F लगाया। तो अब बात करते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया बॉडी का, यानी कि जिस पर स्ट्रेस पैदा होगा वो कौन सा होगा।
कहाँ पर स्ट्रेस पैदा होगा इसका। तो स्ट्रेस भाई दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, समझ सकते हैं इसको कि भाई जब हम इस प्रकार से इसको इधर से खींचें और इसको इधर से खींचेंगे, इस प्रकार से मार्कर को खींच रहे हैं, तो इस पर सबसे ज़्यादा जो बल लगेगा वो कहाँ पर लगेगा। जैसे सपोज दैट मेरा एक ही हाथ है और एक हाथ है, ठीक है, ये यहाँ पर है और फोर्स जो लग रहे हैं इस कोनी पे लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है, एक जना यहाँ से खींच रहा है और एक यहाँ से खींच रहा है। तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को बल कहाँ पर महसूस होगा, ये महसूस होगा, देखो कहाँ पर हो रहा है महसूस, यहाँ पर, जहाँ पर ये उंगलियाँ हैं इस प्रकार से, ठीक है, जहाँ पर ये जकड़ा हुआ है, यानी कि जहाँ पर ये मॉलिक्यूल क्या है, जुड़े हुए हैं, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये, तो जहाँ पर ये मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं एक दूसरे से इस प्रकार से, यही स्ट्रेस है, यहाँ पर तनाव उत्पन्न हो जाएगा, इस प्रकार से तन जाएगी कोनिया मेरी से। तो ये जो कोनिया तन गई है, ये जो तनाव उत्पन्न होगा, स्ट्रेस जो उत्पन्न होगा, ये स्ट्रेस यहाँ से उत्पन्न हो रहा है, यहाँ से, मतलब इसी जहाँ पर हो रहा है इसी को हम कहेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ होगा, इसका कहीं बीच में होगा, इस प्रकार से यहाँ पर होगा कहीं, ठीक है, ये जो बीच में होगा ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। बात समझ आ गई या नहीं, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ए, वो कहाँ पर होगा, ये वाला होगा। अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो लगने वाला फोर्स होगा, ठीक है नहीं, उनका अनुपात ही स्ट्रेस कहलाएगा, यानी कि स्ट्रेस यहाँ पर उत्पन्न होगा। अगर ये बॉडी टूटेगी, इधर से खींचेंगे और इधर से खींचेंगे, तो ये बीच में से टूटेगी, यहाँ से, यानी कि यहाँ से टूटेगी बीच में से ये बॉडी, और जब ये बीच में से टूटेगी तो जहाँ से टूट रही है वहीं पर तो स्ट्रेस होगा, वहीं पर उत्पन्न होगा स्ट्रेस, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम स्ट्रेस को समझ सकते हैं। जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस और एक होता है हमारा शेयरिंग स्ट्रेस, जिसको हम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्रम से समझ लेते हैं स्ट्रेस क्या क्या होता है। तो स्ट्रेस को, स्ट्रेस यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिबल। तो स्ट्रेस जो होता है वो दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक जो स्ट्रेस है हमारा, ये नॉर्मल स्ट्रेस होता है, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं अभिलंब प्रतिबल। दूसरा हमारा होता है शेयरिंग स्ट्रेस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अपरूपण प्रतिबल, या फिर हम इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कह सकते हैं, यानी कि स्पर्श रेखीय प्रतिबल, ठीक है। अब वो तो एक ही प्रकार का होता है द शेयरिंग स्ट्रेस, लेकिन अगर बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस की, तो दोस्तों जो नॉर्मल स्ट्रेस यानी कि अभिलंब प्रतिबल होता है, ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन सा, एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और एक होता है वॉल्यूम स्ट्रेस यानी कि आयतन प्रतिबल, और लॉन्गिट्यूडनल को कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक है। ये दो प्रकार का होगा। जो वॉल्यूम स्ट्रेस होगा वो एक ही प्रकार का होगा, किस प्रकार से होगा अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल का मतलब तनन प्रतिबल और कंप्रेसिव का मतलब होता है संपीड़न प्रतिबल। अब एक एक करके इसको हम समझ लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस मैंने आपको बताया कि बॉडी के अंदर कहाँ पर लगेगा स्ट्रेस, जहाँ पर उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, यानी कि जहाँ पर वस्तु जुड़ी हुई होगी, जहाँ से वो टूटती है, तो जिस सिरे पर यानी कि जहाँ से भी टूटती है वही उसका अनुप्रस्थ काट यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो वहाँ पर जो एक स्ट्रेस उत्पन्न होता है, वहाँ पर एक तनाव जो उत्पन्न होता है, उस तनाव को ही स्ट्रेस कहते हैं। हम क्या कहते हैं उसको, हम स्ट्रेस कहते हैं। क्लियर है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो है एक नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा शेयरिंग स्ट्रेस हमने बताया। तो यहाँ पर जो नॉर्मल स्ट्रेस यानी कि अभिलंब प्रतिबल है, तो अभिलंब प्रतिबल किस प्रकार से होगा और शेयरिंग स्ट्रेस किस प्रकार से होगा, ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखो, अगर हम इस मार्कर की बात करें तो मार्कर को हम देख रहे हैं कि ये इस प्रकार से एक फोर्स हम यहाँ से लगाया और एक फोर्स हमने ये लगाया, तो ये इसके ऐसा करके अभिलंब ऐसा करके फोर्स हम लगा रहे हैं इस प्रकार से। तो हम जो फोर्स लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, ऐसा करके परपेंडिकुलर लगाते हैं, अभिलंब, यानी कि अभिलंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो जब भी किसी बॉडी पर लगाएंगे तो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, ठीक है। जब परपेंडिकुलर फोर्स हम लगाते हैं उसको कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। जैसे यहाँ पर समझ लेते हैं हम कि एक इस प्रकार की बॉडी हमारे पास है, ठीक है, ये बॉडी है इस प्रकार से। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो कहाँ पर होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा बीच में, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बीच वाला, यानी कि इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। बॉडी पर जब हम फोर्स इधर से इधर लगाएंगे और एक इधर से लगाएंगे, यानी कि ये एफ है और ये भी एफ है, या इसको फिक्स कर दें और इधर की तरफ हम फोर्स लगाएं, तो ये जो फोर्स लगा इस क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर लगा। देखो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया जहाँ से टूटेगी वस्तु कुछ इस प्रकार की आकृति है वहाँ पर भी, ठीक है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ होगा वहाँ। तो जब ये जुड़ा हुआ होगा तो इसका मतलब इसके क्या लग रहा है, देखो फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, यानी कि इसके परपेंडिकुलर लग रहा है इस प्रकार से 90 डिग्री का एंगल बना रहा, ठीक है, ये वाला 90 डिग्री इस प्रकार से।
तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं इसको, नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। यहाँ पर जो उत्पन्न होने वाला स्ट्रेस है वो नॉर्मल स्ट्रेस होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं शियरिंग स्ट्रेस की। तो शियरिंग स्ट्रेस यानी कि अपरूपण प्रतिबल हम इसको कैसे कह सकते हैं। जैसे मान लिया आपके सामने ये कॉपी रखी हुई है और इस कॉपी पर मैं फोर्स लगाऊं, कैसे लगाऊं, देखो ये वाला इसका जो बेस है ये यहाँ पर ही रहे, स्थिर रहे, इसको कहीं भी ना जाने दें। और ऊपर की आकृति पे हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से लगाएं, ऐसे करके, ठीक है। स्पर्शरेखीय फोर्स यानी कि यहाँ से ऐसे करके फोर्स लगा रहे हैं और जब इधर से फोर्स लगाएंगे तो इसकी आकृति उनकी इस प्रकार से तिरछी हो जाएगी हल्की सी, तो यहाँ से कोई एंगल बनेगा। जैसे इसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल को इधर देखते हैं कि जैसे मान लिया एक बॉडी इस प्रकार से है, ये है, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, नीचे इसका जो बेस है ये फिक्स कर दिया, इसको मान लिया ए बी, ये हमने फिक्स कर दिया। हमने फोर्स कहाँ लगाया, फोर्स जो है इस बॉडी के ऊपर अपर साइड पे लगाया है, यानी कि यहाँ पर ऐसे करके ये फोर्स लगाया एफ हमने। जब इस पर फोर्स लगाएंगे तो इसकी आकृति क्या हो जाएगी, यानी कि इधर की तरफ झुक जाएगी, कुछ इस प्रकार की आकृति हो जाएगी यहाँ से, यानी कि बेस तो इसका वहीं रहेगा, ठीक है, बेस इसका वहीं रहेगा, लेकिन थीटा एंगल पर जो है ये आगे की ओर झुक जाएगी, आकृति इस प्रकार से झुक जाएगी। बात समझ मारिए नहीं, यानी कि कितनी झुक गई, यहाँ से देखो, यहाँ से ये थीटा एंगल झुक गई, यहाँ से ये कितनी झुक गई, थीटा एंगल झुक गई इधर की ओर, यानी कि अब शेप ये वाली हो जाएगी इसकी, यानी कि तिरछी हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से जो फोर्स लगाती है स्पर्शरेखीय फोर्स होता है, यानी कि टेंजेंशियल स्ट्रेस, यहाँ पर जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा कैसा होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस उत्पन्न होगा इसमें। क्लियर है। यानी कि शियरिंग स्ट्रेस किसे कहते हैं, अपरूपण, ये होता है इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर अंतर है, यहाँ पर हम परपेंडिकुलर देख रहे हैं तो इसलिए हम इसको नॉर्मल स्ट्रेस कह रहे हैं। ये जो फोर्स होता है, यानी कि ये जो स्ट्रेस होता है, ये स्ट्रेस एक ही प्रकार का उत्पन्न होता है, ठीक है। इसी प्रकार हो सकता है, कोई भी बॉडी लें हम, क्यूब भी ले सकते हैं, क्यूबाइड भी ले सकते हैं, या फिर ट्रायंगल की बात करें, या किसी वर्ग की, या फिर हम किसी रेक्टेंगुलर की बात करें, ठीक है। कैसी भी शेप लें तो उस शेप को हम देखेंगे तो उसमें कुछ इस प्रकार की आकृति ग्रहण हो जाएगी। ये क्लियर हो गया आपको नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है। लेकिन अब बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस की। तो नॉर्मल स्ट्रेस भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एक होता है वॉल्यूम स्ट्रेस। अब ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस कैसा हुआ, देखो भाई, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, यानी कि जिस दिशा में हम कोई फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में, उसी के अलोंग क्या हो भाई, वृद्धि हो, या फिर उसी के अलोंग कमी हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर ये फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल की मैं बात कर रहा हूँ, तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है जिस डायरेक्शन में, देखो मैं अगर इस बॉडी पर इधर की तरफ ऐसा करके फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, इसकी एक्सिस के अलोंग, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसका, वो ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया था यहाँ से, ठीक है। ये क्या था, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया था। इसके अनुदिश ऐसा करके इधर की तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है, ये फोर्स लगा रहा हूँ। तो इसमें जो वृद्धि होगी भाई वो किधर की तरफ होगी, इसकी लेंथ में या लंबाई में वृद्धि होगी। ये फोर्स लगा तो कैसे हो गई, इस प्रकार से, कुछ ऐसे होगी या नहीं, बताइए जल्दी से, ठीक है। कुछ इस प्रकार से वृद्धि हो जाएगी। मान लिया इसकी जो लेंथ थी वो L थी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो वृद्धि कितनी होगी इसमें, डेल्टा L, ये डेल्टा L वृद्धि हो गई इसके अंदर। तो किधर की हुई, लंबाई के अनुदिश हुई, ठीक है। यानी कि लंबाई के अनुदिश अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं और उसी डायरेक्शन में क्या हो, वृद्धि हो, उसी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब देखो जरूरी नहीं है इसी ओर हो, अब लंबाई के अनुदिश देखो, फोर्स में अंदर की ओर लगाऊं, अगर इस फोर्स को मैं क्या कर दूं, उल्टा कर दूं, इधर की तरफ कर दूं, तो जितनी वृद्धि हुई थी उतनी ही क्या हो जाएगी, इसके अंदर कमी हो जाएगी अंदर की ओर। बात समझ आ रही है नहीं। तो यानी कि लंबाई के अनुदिश बाहर की ओर भी वृद्धि हो सकती है और इसके अंदर की ओर भी कमी हो सकती है। यानी कि दो प्रकार से ये अनुदिश, अनुदैर्ध्य क्या होगा, दो प्रकार से। मैं कहने का मतलब है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, एक बाहर की ओर भी तनाव हो सकता है और अंदर की ओर भी तनाव उत्पन्न हो सकता है बॉडी के अंदर। तो इसलिए हम लॉन्गिट्यूडनल को दो प्रकार से हम कह सकते हैं, एक है टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। टेंसाइल का मतलब होता है तनन प्रतिबल, तनन का मतलब जो इस प्रकार से बाहर की ओर जो तनाव उत्पन्न होने वाला है, यानी कि बाहर की ओर जो वृद्धि हुई है, बाहर की ओर लंबाई के अनुदिश बाहर की ओर जो वृद्धि होती है उसको हम कहते हैं तनन प्रतिबल, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है।
और जो लंबाई के अंदर की ओर, कहाँ पर, लंबाई के अंदर की ओर, यानी कि इसकी जो लेंथ थी इसके अंदर की ओर जो लंबाई में कमी होती है, उसके कारण जो अंदर की ओर स्ट्रेस उत्पन्न होता है, उस स्ट्रेस को हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस, यानी कि संपीड़न। क्या हो गया, ऐसा करके दबाया दोनों तरफ से और ये संपीड़ित हो गया, अंदर की ओर दब गई इसकी लंबाई, यानी कि लेंथ इसकी कम हो गई। और जितनी कम होगी उसके कारण क्या होगा, अंदर की ओर तनाव उत्पन्न हो जाएगा, और वो जो तनाव उत्पन्न होगा उसी को हम कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं, यानी कि संपीड़न प्रतिबल। बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है, क्लियर है। अब बताइए इसमें कि स्ट्रेस आप लोगों के समझ में आया है या नहीं आया है? ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि स्ट्रेस, एक क्वेश्चन बनता है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि स्ट्रेस इंटरनल फोर्स है या फिर एक्सटर्नल फोर्स है बॉडी का। जल्दी से बताइए कि बॉडी का जो स्ट्रेस होता है यानी कि प्रतिबल होता है, ये इंटरनल फोर्स होता है या फिर एक्सटर्नल फोर्स होता है। मैं आप लोगों को इसको समझा देता हूँ कि स्ट्रेस जो है वो इंटरनल फोर्स होता है। क्या होता है? इंटरनल फोर्स होता है, ना कि एक्सटर्नल फोर्स होता है। जब हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं तो उसकी आकार और आकृति में चेंजिंग कर देता है। कौन सा? एक्सटर्नल फोर्स। उस एक्सटर्नल फोर्स को हम कहते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को समझाया था कि उसको हम जो कहते हैं उस डीफॉर्मिंग फोर्स, और इसको हिंदी में हम कहते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स को क्या कहते हैं? इसको भाई, इसको कहते हैं विरूपक बल। ये जो डीफॉर्मिंग फोर्स है यानी कि डीफॉर्म कर देता है, विरूपण कर देता है, यानी उसकी आकार और आकृति में चेंजिंग कर देता है, एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन उस आकार और आकृति में जो चेंजिंग हुई उसके कारण जो तनाव उत्पन्न हुआ बॉडी के अंदर, देखो ऐसे करके हमने ऐसा करके ये तनाव इसके अंदर बॉडी के अंदर शेप में आकृति में चेंजिंग कर दी, लेकिन बॉडी क्या कर रही है? तनाव उत्पन्न कर रही है अपने अंदर, ऐसा करके तन गई। जैसे एग्जाम्पल देता हूं कि मान लिया कि दो मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है। ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये जुड़े हुए हैं तो ये फोर्स इधर की ओर लगा रहा है इसकी तरफ, और ये फोर्स इधर की ओर लगा रहा है। ठीक है, ये वाला फोर्स मान लिया हमने, ये फोर्स कौन सा है? एफ, और ये भी फोर्स कौन सा है? एफ। यानी कि इस फोर्स को हम एफ को हम कह रहे हैं कि एफ इज ए इंटर मोलिक्यूलर एट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, अब मैं इस मॉलिक्यूल को यहां से पकड़ के बाहर की ओर खींच रहा हूं, ये एफ डैश फोर्स लगा हुआ है, और एक फोर्स इधर की ओर लगा दिया एफ डैश। ये जो एफ डैश फोर्स है, एफ डैश फोर्स, ये क्या है? इज ए एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये कौन सा फोर्स है? हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। अब हम देख रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स जैसे बाहर की ओर लगाया, लेकिन अंदर क्या लगा रहे हैं? ये मॉलिक्यूल एक दूसरे की ओर अट्रैक्शन यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लगा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है वो इसके क्या है? देखो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये फोर्स को जैसे ये वाला फोर्स हम लगाएंगे तो ये फोर्स जो लगने वाला फोर्स था और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब जितना पहले लग रहा था अब उससे ज़्यादा बढ़ा देंगे ये। ठीक है, पहले जो फोर्स था मान लिया वो पहले F1 फोर्स था, ऐसा करके इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा था। ठीक है, ये F1 फोर्स था यहाँ पर, और जितना बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो वो कितना इंक्रीज हो गया? मान लिया कि F1 फोर्स था, F1 फोर्स और प्लस इसमें डेल्टा F फोर्स बढ़ गया। ठीक है, कितना बढ़ गया? डेल्टा F फोर्स, यानी कि इन्होंने बढ़ा दिया इसके अपोजिट। तो इसके अपोजिट जो फोर्स बढ़ाया इन्होंने, तो वो फोर्स कितना होगा? यहाँ पर कह सकते हैं एफ डैश इज इक्वल टू डेल्टा एफ। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर? एफ डैश इज इक्वल टू डेल्टा एफ, यानी कि जो फोर्स बढ़ाया है वो उतना बढ़ाया है जितना हमने कोई बाहर से फोर्स लगाया है। यानी कि जो बाहर से हमने एफ डैश फोर्स लगाया है, इतना फोर्स इसने क्या करेगा? इंटरमोलिकुलर एट्रैक्शन फोर्स जो लगा हुआ था उससे ज़्यादा जो है इन मोलिक्यूल्स ने बढ़ा दिया फोर्स, और जितना बढ़ा वो कितना हो गया? डेल्टा एफ। तो डेल्टा एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ डैश के, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स था। अब यहाँ पर जो एफ है ये तो है डीफॉर्मिंग फोर्स, यानी कि जो एफ डैश है, ये एफ डैश क्या होगा हमारा? एफ डैश होगा डीफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, विरूपक बल। लेकिन जो डेल्टा एफ है ये डेल्टा एफ क्या होगा? इस डेल्टा एफ को ही हम कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रतिबल। ये क्या होगा? प्रतिबल। किसके प्रति? यानी कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इन दोनों के बीच का, ये वाला, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये, ठीक है, बीच में है ये वाला, तो इसको हम कहेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो कौन सा होगा? ये वाला होगा। अब कंडीशन में इसमें, ठीक है, तो इसका मतलब ए फोर्स लगा, इस पे ए पे क्या लगा? डेल्टा एफ लगा, तो यहाँ पर जो प्रतिबल हो गया, ये प्रतिबल हो गया डेल्टा एफ अपॉन ए पर। ठीक है, इस पर।
तो इसका मतलब ये ही हमारा यानी कि बल बटे क्षेत्रफल जो होगा, इसी को हम प्रतिबल कहते हैं, यानी कि स्ट्रेस कहते हैं। तो इसका मतलब अंदर की ओर लग रहा है ना, तो अंदर की ओर यानी कि बॉडी जो है, यानी कि बॉडी के जो मॉलिक्यूल हैं वो फोर्स लगा रहे हैं। तो जो बॉडी के मॉलिक्यूल फोर्स लगाते हैं उसको हम इंटरनल फोर्स कहते हैं, और जो बॉडी पर बाहर के मॉलिक्यूल यानी कि बाहर की बॉडी फोर्स लगाती है उसको हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। तो इसलिए स्ट्रेस इज ए इंटरनल फोर्स, इज नॉट ए एक्सटर्नल फोर्स। बात समझ आ गई या नहीं? इज ए इंटरनल फोर्स है स्ट्रेस। क्लियर है? बात समझ आ गई होगी। यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई हो, ठीक है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। अगर समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को डिसलाइक कर दें, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा, और पहुँचेगा तभी जब आप सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन की जो बात हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे पूरे स्ट्रेन पर आधारित। तो वहाँ पर स्ट्रेन को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। फिर उसके आगे हम इलास्टिसिटी किस किस बॉडी में ज़्यादा होती है, किस किस बॉडी में कम होती है, ये भी हम वहाँ पर समझने वाले हैं। तो इसलिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहना दोस्तों। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।